जी बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रूफ ऑफ रिफ्लेक्शन यूजिंग वेव थियरी। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड फिनोमिनन्स थे इस थ्योरी के आने के भी पहले। तो अब जब ये थ्योरी आ चुकी है तो ये थ्योरी पुराने फिनोमिनन समझा पाती है कि नहीं पाती है, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था। तो इस थ्योरी की मदद से, वेव थ्योरी की मदद से पुराने फिनोमिनन्स को समझाना बहुत जरूरी है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जब आप नया मोबाइल लेते हैं तो उसके अंदर में पुरानी सिम कंपैटिबल होती है। मतलब अगर आप नया मोबाइल ले रहे हैं और अगर उसमें पुरानी सिम नहीं लग पा रही तो फिर इसका मतलब ये है कि आपको नया सिम लेना पड़ेगा। ठीक उसी तरीके से अगर ये नई थ्योरी आ रही है तो उससे पुराने कॉन्सेप्ट को समझाना पड़ेगा ना उसको। तो पुराने फिनोमिनन सारे समझाने के लिए इन लोगों ने जो इस्तेमाल किया वेव थ्योरी का, वो कैसे किया है वो अब हम समझेंगे। इसके लिए मैं क्या करता हूं, यहां पे एक सबसे पहले तो प्लेन सरफेस बनाता हूं, पॉलिश्ड सरफेस, हाईली पॉलिश्ड सरफेस बनाता हूं, जिसे अपन लोग प्लेन मिरर कहते हैं। ये मैंने बनाया हाईली पॉलिश्ड सरफेस, जिसे अपन लोग प्लेन मिरर कहते हैं। अब इस प्लेन मिरर के ऊपर हम लोग जो है इंसिडेंट करते हैं प्लेन वेव फ्रंट। इसके ऊपर प्लेन वेव फ्रंट गिरेगा तो कैसा होता है। तो थोड़ा आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा सा बड़ा रखिए, अदरवाइज फिगर गड़बड़ बनता है। तो आप कोशिश करें कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़े से बड़ा रखेंगे, बड़े से बड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस रखेंगे तो फिगर अच्छा बनता है, ठीक है। और बड़े से बड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस लेना इसमें जरूरी है ताकि हम लोग का फिगर बहुत अच्छा बने। अच्छा फिगर होना इसमें बहुत जरूरी है, अदरवाइज हम लोगों को समझ में नहीं आएगा कि इसमें क्या चल रहा है, ठीक है। अब जब आप लोग स्कूल के लिए बनाओगे तो आप अपना स्केल रख करके ये स्केल के दोनों तरफ ऐसी लाइनें खींच सकते हैं तो प्लेन वेव फ्रंट अपने आप ही बन जाएगा, है ना। तो ये हमारे लिए एक बड़ी आसान सी एड होती है जिसकी मदद से हम लोग बना सकते हैं। तो ये मेरा इंसिडेंट वेव फ्रंट है। इस इंसिडेंट वेव फ्रंट का मैं नाम लिख देता हूं। ये इंसिडेंट वेव फ्रंट जो है, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट कैसे आ रहा है ये मैं बताता हूं। ये प्लेन वेव फ्रंट कुछ इस तरीके से आ रहा है। ये प्लेन वेव फ्रंट कुछ इस तरीके से आ रहा है। इसे हम लोग बोल रहे हैं इंसिडेंट वेव फ्रंट। और ये इंसिडेंट वेव फ्रंट जो है कुछ इस तरीके से आगे पहुंचेगा और ये इंसिडेंट वेव फ्रंट कुछ इस तरीके से इंसिडेंट होगा। अब ये इंसिडेंट होने के बाद हम लोग को इसे रिफ्लेक्ट भी करवाना है। तो रिफ्लेक्ट करवाने के लिए मैं नॉर्मल बनाता हूं। ये यहां पे मैं एक नॉर्मल बना देता हूं। ये मैंने नॉर्मल बनाया। बहुत क्लियर और अच्छा फिगर चाहिए, नहीं तो गलतियां होने के चांसेस है इसके अंदर में। ये मैंने नॉर्मल बना दिया, ठीक है। और उसके बाद रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट में बनाता हूं। रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, ये मैं बनाता हूं रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। अब आप देखिए इसके अंदर में हम नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये प्लेन वेव फ्रंट है ए बी। तो जब ए A1 तक पहुंचेगा, बी B1 तक पहुंच जाएगा, A1 जैसे ही टकराएगा A2 सरफेस के ऊपर
B1 अभी भी हवा में है B2, और ये टकराने के बाद जब रिफ्लेक्ट होगा, तो जब रिफ्लेक्ट होगा तो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट में यहां पे बना देता हूं, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, ये कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट मैंने बनाया। A से A1, A2 और ये A3 और ये A4, B से B1, B2, ये B3 और ये B4, और ये हमारा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है जो कि कुछ इस तरीके से जा रहा है, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। ओके, तो इंसिडेंट वेव फ्रंट आया ऐसा और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट गया कुछ इस तरीके से। तो यहां पे हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो नॉर्मल के साथ ले लेते हैं। ये रहा हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल आई। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस देखिए ये 90 डिग्री है और ये नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस ये, तो ये वाला जो एंगल हो जाएगा, ये वाला एंगल, ये वाला हो जाएगा 90 माइनस आई। अब चूंकि ये एंगल भी 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, और अगर ये 90 माइनस आई एंगल है, तो ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल, इस एंगल को भी हम एंगल ऑफ इंसिडेंस आई कह सकते हैं। सिमिलरली यहां पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ये आर। अगर ये आर है तो ये वाला जो एंगल होगा छोटा सा, क्योंकि ये 90 डिग्री है। इफ दिस इज आर देन दिस विल बी इक्वल टू 90 माइनस आर, ये हो जाएगा 90 माइनस आर। अब चूंकि ये दोनों भी परपेंडिकुलर है एंड दिस इज 90 माइनस आर, तो ये वाला जो एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा आर के बराबर पूरा। ठीक है, अच्छा अब आप देखिए इंसिडेंट वेव फ्रंट ये आया, और इंसिडेंट वेव फ्रंट का ए वाला हिस्सा पहले टकराया और बी वाला हिस्सा काफी बाद में टकराया। ये जब प्लेन वेव फ्रंट आया तो ए वाला हिस्सा पहले टकराया और बी वाला हिस्सा बाद में टकराया, और जब ये रिफ्लेक्ट होगा तो कुछ इस तरीके से। और आप ध्यान रखिए ये रिफ्लेक्शन है, इसके अंदर में मीडियम चेंज हुई नहीं है, मीडियम इसके अंदर में चेंज नहीं हुई है। तो ऐसे सिचुएशन में हमने यहाँ पे ये ट्राइंगल, अब अगर आप देखिएगा तो ये वाला ट्राइंगल जो है A2, B2, B3, ये वाले ट्राइंगल में ये 90 डिग्री है हमारे पास। ओके, ये 90 डिग्री है। तो अगर हम इस ट्राइंगल को यहां से देखें, इस ट्राइंगल को यहां से देखें, तो आप देख सकते हैं कि बेस हमारे पास है A2, B2, परपेंडिकुलर है B2, B3, और हाइपोटेनियस है A2, B3। करेक्ट। तो मैं ट्राइंगल ले लेता हूं, इन ट्राइंगल A2, B2, B3, इन ट्राइंगल A2, B2, B3, एंगल B2, A2, B3 इज I, तो साइन I आ जाएगा हमारे पास में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है B2, B3 अपॉन हाइपोटेनियस है A2, B3, ये हमें मिल जाएगा। ठीक है, सिमिलरली इन ट्राइंगल A2, A3, B3, ये एंगल 90 डिग्री है, क्योंकि जो लाइट रे का प्रोपोगेशन होता है वो हमेशा इससे परपेंडिकुलर होता है, वेव फ्रंट से। लाइट ऐसी जा रही है, वेव फ्रंट ऐसा है। सिमिलरली यहाँ पे लाइट ऐसी आ रही, वेव फ्रंट ऐसा है, इसीलिए ये हमेशा 90 डिग्री होगा। तो इन ट्राइंगल
A2 A3 B3 इन ट्राइंगल A2 A3 B3। यहां से देखने पर अगर हम लोग इस ट्राइंगल को यहां से देखें इस ट्राइंगल को, तो हम लोग देखेंगे कि बेस है हमारे पास A3 B3, परपेंडिकुलर है A2 A3, तो साइन R की जो वैल्यू मिलेगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब A2 A3 अपॉन हाइपोटेनियस A2 B3। ओके, अब आप देखिए इन दोनों इक्वेशंस में मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं, इस इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूं। इन दोनों इक्वेशन में डिनोमिनेटर तो सेम है, इन दोनों इक्वेशन में डिनोमिनेटर सेम है, और न्यूमरेटर यहाँ पे B2 B3, यहाँ पे A2 A3 है, यहाँ पे B2 B3 और यहाँ पे A2 A3 है। अब आप देखिए B2 से लेकर के B3 तक के जो रेज जा रही हैं, ये जिस भी मीडियम में जा रही है, मान लो इस मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट मान लेते हैं यहां पे हमारे पास में v के बराबर, और टाइम जो B2 से B3 तक जाने का हमें लगा है वो मान लेते हैं t, टाइम टू कवर B2 B3, इसको हम लोग मान लेते हैं टाउ। तो ऐसे सिचुएशन में स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हम लोग लिख सकते हैं। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम के फॉर्मूले से हम लोग ले सकते हैं, स्पीड है v, डिस्टेंस है B2 B3 अपॉन टाइम टाउ। तो B2 B3 कितना आ जाएगा, B2 B3 आ जाएगा v इंटू टाउ, ये इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली, क्योंकि ये भी तो उसी मीडियम में चल रहा है ना, जिस प्रकार ये जिस मीडियम में चल रहा है, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट भी उसी में चल रहा है। ये मैंने किसके लिए लिया था, इंसिडेंट वेव फ्रंट के लिए, इंसिडेंट वेव फ्रंट के लिए, और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट के लिए हम लोग लेते हैं, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट के लिए अगर हम लोग लेते हैं तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है, डिस्टेंस है A2 A3 अपॉन टाइम टाउ। टाइम इसीलिए सेम रहेगा क्योंकि मीडियम चेंज हुआ नहीं है इसके अंदर में, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में A2 A3 जो है, A2 A3 भी v इंटू टाउ हमें मिलेगा, दिस विल बी फोर्थ इक्वेशन। अब आप देख सकते हैं B2 B3 ये भी v इंटू टी के बराबर है, A2 A3 ये भी v इंटू टी के बराबर है, तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 मतलब एक दूसरे के बराबर है। तो फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन साइन I जो है वो साइन R के बराबर हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर तो पहले से ही बराबर है, न्यूमरेटर अब हम लोगों ने बराबर प्रूफ कर दिया है थर्ड और फोर्थ इक्वेशन से। तो ऐसी सिचुएशन में साइन I साइन R के बराबर हो जाएगा। इट इंप्लाइज दैट I की वैल्यू जो है वो R के बराबर हो जाएगी, और यही हमारा होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो दिस प्रूव्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूफ कर रहा है। हेंस वेव थ्योरी इज वेरीफाइज रिफ्लेक्शन, वेव थ्योरी जो है रिफ्लेक्शन को वेरीफाई करती है। इस पूरे डेरिवेशन में आपको केवल ये ध्यान रखना है कि आपका वेव फ्रंट बहुत टिल्टेड आना चाहिए। अगर आप ऐसा फिगर बनाओगे, ऐसा फिगर, तो ये फिगर आपको बहुत परेशान कर देगा। आप जितना ज्यादा ये फिगर आपको बहुत परेशान कर देगा। अगर आप फिगर ऐसा बनाते हो, ऐसा ऐसा, तो ये फिगर आपको बहुत मदद करेगा।
तो जितना ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा आपका डेरिवेशन उतने स्मूथली निकलेगा। ओके, तो चलिए जी फटाफट इसको लिखिए। ओके, फिर हम अगले डेरिवेशन पे चलते हैं।